फार्माकोलॉजी में ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको हमने कवर करना है। फार्माकोलॉजी के अंदर ये बेसिक फार्माकोलॉजी है। इसको हम लोगों ने जितना हमारी बुक में बताया गया है, जितना बेसिक लेवल पे बताया गया है, हमने उतना ही करना है। इसके जो रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे कैटजन की बुक है और उसके अलावा लिपिनकॉर्ट की बुक है, ये लाइब्रेरी वगैरह में मौजूद है। आपने अगर इसी चीज़ को, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, तो आप रेफरेंस बुक से जो है डिटेल भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आपकी सिलेबस की फार्मेसी काउंसिल ने बुक दी हुई है, उसके अंदर बहुत लिमिटेड सी चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि आपको बस इस चीज़ का नॉलेज देना है कि क्या है, कैसे है, और ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग ने बॉडी पे जाके एक्शन कैसे करना है, बॉडी ने ड्रग को किस तरीके से अपने साथ इंटरेक्ट करवाना है। उसके अलावा डोजिंग कैसे होती है, थेराप्यूटिक डोज क्या होता है, थेराप्यूटिक डोज से कम डोज को क्या कहते हैं, थेराप्यूटिक डोज से ज़्यादा डोज को क्या कहते हैं, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है कौन कौन सी मेडिसिन एक्ट करती है, डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर कौन सी मेडिसिन जो है वो एक्ट करती हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग्स कौन से हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ड्रग्स कौन से हैं, आपके जीआईटी पे कौन से ड्रग्स एक्ट करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं। और फिर हम लोगों ने जब ड्रग्स की डिटेल पढ़नी है, तो उसमें हमने ये देखना है कि एक ड्रग जो है, एक तो उसकी केमिकल नेचर क्या है, फिर हमारी बॉडी के अंदर जाके उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फिर साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, टॉक्सिकोलॉजी भी, एंड तक चैप्टर नंबर 12 तक हमने ये सारा कवर करना है। चैप्टर नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है कि होती क्या है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, जैसे हमारे सब्जेक्ट का नाम है फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं, फार्माकोलॉजी है क्या। फार्माकोलॉजी में हम ये देखते हैं कि कोई भी मेडिसिन, जिसको हम ड्रग भी कहते हैं, कोई भी मेडिसिन जो कि एक एक्चुअल में क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके, एक लिविंग थिंग के अंदर जाके किस तरीके से आपकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगा, किस चीज के साथ बाइंड करेगा, और कौन सा फिजिकल प्रोसेस या कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट करेगा, ताकि बॉडी अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाए। हम मेडिसिन लेते कब हैं? जब हमारी बॉडी कोई एबनॉर्मेलिटी शो करती है। एक हेल्दी इंसान कभी भी मेडिसिन नहीं लेता। जब आपकी बॉडी कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी शो करेगी, तब हम मेडिसिन लेते हैं। एबनॉर्मेलिटी कब आएगी? हम एक हेल्दी इंसान के अंदर एक हेल्थ की प्रॉपर्टी ये है कि उसकी हेल्थ की प्रॉपर्टी है कि बॉडी की एनाटमी जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के फंक्शंस बिल्कुल ठीक है, और उसके अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस, हार्मोन्स और जितने हर चीज़ है, विटामिन, वो सारे बिल्कुल ठीक तरीके से अपना काम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल से हट जाए, नॉर्मल बॉडी प्रोसेस जो है वो जब एबनॉर्मल हो जाए, एनाटमी बदल जाए, फिजियोलॉजी बदल जाए, या कोई बायोकेमिकल रिएक्शन बदल जाए, तो दैट इज कॉल्ड अ डिजीज स्टेट। तो डिजीज स्टेट में हम लोग कोई मेडिसिन या कोई ड्रग अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। तो जब भी हम कोई बॉडी के अंदर ड्रग लेके जाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी का वो केमिकल सब्सटेंस है एक्चुअली में, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी के अंदर जाके वो किसी ना किसी चीज के साथ बाइंडिंग करेगा। बाइंड करेगा वो रिसेप्टर के साथ, जिस चीज के साथ वो बाइंड करता है। हम कहते हैं ना कि बॉडी, जैसे आपने दवाई खाई है सर दर्द की, तो आप दवाई खाते हो तो जाके सर दर्द ठीक हो जाता है। तो दवाई के पास दिमाग तो नहीं है ना। तो वो कैसे उसको पता होता है कि उसने जाके उस जगह पे जाना है और उस जगह पे जाकर उसने एक्ट करना है, और उस जगह पे जाके उसने अपना असर दिखाना है, क्योंकि उस जगह के ऊपर उसको रिसीव करने वाले रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जहां पे जाकर उस दवाई ने बाइंड करना होता है। जब तक ड्रग बाइंड नहीं करेगी किसी रिसेप्टर के साथ, तब तक ड्रग असर नहीं दिखाएगी। तो केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर जाएगा, बाइंड करेगा, और फिर किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन या किसी ना किसी चीज को या तो स्टार्ट करवा देगा या उसको रोक देगा, या किसी ना किसी नॉर्मल बॉडी प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट कर देगा, जो कि पहले एबनॉर्मल हो चुका हुआ था। तो उसको ठीक करने के लिए अब हमने या तो उसको एक्टिवेट किया है या उसको इनहिबिट किया है। तो एक्टिवेट या इनहिबिट की जब हम बात करते हैं, तो एक्टिवेशन होता है स्टार्ट कराना, और इनहिबिशन क्या होता है, स्टॉप करना।
फिर आगे आती है आपकी बात ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं, एक है फार्माकोकाइनेटिक और एक है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोकाइनेटिक ये देखती है कि आपकी बॉडी का ड्रग पे क्या इफेक्ट है। सबसे पहले हम फार्माकोडायनामिक देखते हैं। ये नॉर्मली जिसके लिए हम दवाई खाते हैं, हम किस चीज के लिए दवाई खाते हैं कि ड्रग बॉडी के ऊपर कोई असर करेगी। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैंने दवाई ली, तो ड्रग ने सर दर्द ठीक कर दिया। मेरी बॉडी पेन कर रही है तो मैंने दवाई ली, मैंने ड्रग लिया, तो ड्रग ने मेरी बॉडी पेन ठीक कर दिया। तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। बॉडी के ऊपर ड्रग का इफेक्ट कब आता है? जब ड्रग बॉडी के अंदर एंटर होगी, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और अपना असर दिखाएगी। दूसरी चीज है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक जो है वो क्या है? फार्माकोकाइनेटिक है इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। अब ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर आ गया, अब वो असर दिखा रहा है, मतलब आपके बॉडी के नॉर्मल कोई भी अब को ठीक करके उसको नॉर्मल हालत में लेके आ रहा है। तो बॉडी कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स देगी ना उसको। बॉडी ये तो नहीं ना कहेगी कि जी आ जाए चलें ठीक है काम हो गया, बॉडी ने भी तो कोई रिस्पॉन्स देना है। तो बॉडी सबसे पहले क्या करती है ड्रग को? बॉडी सबसे पहले ड्रग को एब्जॉर्ब करती है, फिर अब पूरी बॉडी, अपनी पूरी बॉडी के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो उस स्पेसिफिक रिसेप्टर तक पहुंच जाता है जहां पे उसका उसने अपना काम करना होता है, उसका असर हो जाएगा। फिर ये साथ साथ लिवर और किडनीज में भी जाता है, हर ऑर्गन में जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी बॉडी में तो हर ऑर्गन में जाएगा। अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, जो कि ड्रग को तोड़ेंगे, उसको मेटाबोलाइज करेंगे, उसको ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे जो इजीली आपकी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं, सॉलेबल वाटर सॉलेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और फिर जो है ये बॉडी से नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म के बाद क्या है? एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आता है ADME। बॉडी के अंदर सबसे पहले ड्रग एब्जॉर्ब होगी, देन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, देन मेटाबोलाइज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो अपना असर दिखा देती है, देन मेटाबोलाइज होगी मतलब टूटेगी, एंड देन लास्ट में एक्सक्रीट हो जाएगी। मोस्टली ड्रग्स जो है मेटाबोलाइज होती हैं, बस कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि अनचेंज्ड ही एक्सक्रीट हो जाती हैं बॉडी से। तो ऐसी ड्रग्स जो कि ज्यादातर लाइपोफिलिक होती हैं, लिपिड लविंग होती हैं, लिपिड वाली ड्रग्स होती हैं, लिपिड इन नेचर होती हैं, उनको मेटाबोलाइज करना जरूरी होता है। बट ऐसी ड्रग्स जो कि ज्यादातर वाटर सॉलेबल होती हैं, वो समटाइम्स जो हैं एज इट इज ही एक्सक्रीट हो जाती हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ही, समटाइम्स नॉट ऑलवेज। तो ये ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी हो गई। अब हम फार्माकोकाइनेटिक को ना थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये हम लास्ट में करेंगे। फार्माकोकाइनेटिक हम डिटेल में देखते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं तो हम इन फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक को हम डिटेल में देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक जो है उसमें हमने चार चार चीजें देखी हैं। सबसे पहले क्या है? एब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म, देन एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक का के लिए ना एक मेमोमिक जो है वो यूज होता है, दैट इज एडमी। एडमी, ADME, एडमी, ADME, एडमी। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है? आप कोई भी ड्रग इस्तेमाल करते हो, अगर आप ऑरल रूट से ले रहे हो तो वो GIT से एब्जॉर्ब होगी, और अगर आप किसी और रूट से ले रहे हो जैसे IM से ले रहे हो तो वो आपके डायरेक्ट आप ब्लड के अंदर एंटर करवाओगे, डायरेक्ट ब्लड के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डिफ्यूज होगी। IV से ले रहे हो तो फिर भी वो ब्लड के अंदर जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में वो ब्लड के अंदर आके पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। जहां जहां पे ब्लड ज्यादा जा रहा है वहां वहां पे ड्रग ज्यादा जाएगी, जहां जहां पे ब्लड कम जा रहा है वहां वहां पे ड्रग भी कम जाएगी। फिर मेटाबॉलिज्म होता है, मोस्टली मेटाबॉलिज्म जो है वो लिवर एंड किडनी में होता है। कुछ कुछ जगहों पे जैसे स्किन, कुछ ड्रग्स हैं वो स्किन से भी हो जाती हैं, कुछ स्वेटिंग से भी इवेपोरेट हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं, तो डिफरेंट तरीका है। फिर एक्सक्रीशन, लिवर से अगर मेटाबोलाइज होंगी तो बाइल्स के थ्रू आपकी आउट होंगी, और अगर किडनीज के थ्रू मेटाबोलाइज होंगी तो वो आपके यूरिन से बॉडी से आउट होंगी, एक्सक्रीट होंगी। अभी हम जरा डिटेल में देखें। सबसे पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन जो है उसका मतलब ये है कि आपकी जो ड्रग है वो आपके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आपके ब्लड स्ट्रीम में आ गई है, एब्जॉर्ब हो गई है। आपने जैसे ऑरल रूट अगर लें कि आपने ड्रग, आपने कुछ मेडिसिन खाई है, वो आपके पूरा जीआईटी ट्रैक क्रॉस करके इंटेस्टाइन में आएगी, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड में आ जाएगी। अब कितनी देर में ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है, ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, ये डिफरेंट चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रग की केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम जीआईटी ट्रैक, जीआईटी ट्रैक से आपके इंटेस्टाइन से आपकी ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड में, कितने तरीकों से हो सकती है। पैसिव डिफ्यूजन से हो सकती है, एक्टिव डिफ्यूजन से हो सकती है। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब है कि ड्रग की कंसंट्रेशन इंटेस्टाइन में ज्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से ड्रग जो है वो कम कंसंट्रेशन की तरफ जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस के ऊपर जो है मूव करेगी। और इस तरीके से मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो है इसी तरीके से, इसी मैकेनिज्म से आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका ऑपोजिट है, पैसिव डिफ्यूजन का ऑपोजिट है। इसमें जो है ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करती है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, मतलब एक जगह पे ऑलरेडी कम ड्रग है और दूसरी जगह पे ज्यादा है, तो जहां पे कम है वो कम भी ज्यादा की तरफ चली जाएगी, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम है। अब ये कुदरती तौर पे कुदरत के अगेंस्ट काम है, तो इसको करने के लिए एनर्जी लगती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो है वो एनर्जी लगती है, और एनर्जी हमारी बॉडी में किस शक्ल में पाई जाती है, एटीपी की शक्ल में। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से ये प्रोसीजर होता है। पैसिव डिफ्यूजन के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस के ऊपर मूव कर रही थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, मींस लो कंसंट्रेशन की तरफ से ड्रग हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होगा। और इस काम को करने के लिए एनर्जी यूज होगी, जो कि आपकी बॉडी में किस शक्ल में पाई जाती है, किस सूरत में पाई जाती है, एटीपी के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में पाई जाती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटेगा, एनर्जी निकलेगी और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। उसके अलावा ड्रग जो है वो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की शक्ल में भी जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है। एंडोसाइटोसिस होता है एंटर होना, एक्सोसाइटोसिस होता है बाहर निकलना। एज अ होल ड्रग का मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर हो जाता है, और एज अ होल जो है सेल जो है उसको इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। और एक्सोसाइटोसिस में एज अ होल वो ड्रग का मॉलिक्यूल जो है वो सेल से बाहर निकल जाता है। एक्सोसाइटोसिस में वो बाहर एज अ होल निकल जाएगा, उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो एंडोसाइटोसिस के अंदर इनवर्ड मूवमेंट है, इनसाइड मूवमेंट है, और एक्सोसाइटोसिस के अंदर आउटसाइड मूवमेंट है। ठीक है। और जब इनवर्ड मूवमेंट होगी तो सेल में, सेल के अंदर एंटर हो रहा है, तो जब सेल के जो है बाउंड्री से एंटर हो रहा होगा, तो सेल की मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो अपने साथ बनाकर अंदर एंटर होगा। और जब बाहर निकल रहा है, तो बाहर भी निकलते वक्त जब वो बाहर निकलेगा तो सेल की मेम्ब्रेन अपने इर्द अपने गिर्द लेके बाहर निकलेगा, मतलब एक थैली सी बनाकर, एक वेसिकल सा बनाकर बाहर निकलेगा। एडीएमई में नेक्स्ट जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन में ये क्या है कि अब ब्लड के अंदर ड्रग आ गई है, अब उसने पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है। ठीक है। ड्रग सबसे पहले जो है एब्जॉर्ब होके सेल्स और इंटरस्टिशियम सेल और ब्लड के वेसल्स के दरमियान वाली स्पेस में आती है, और उसके बाद सेल्स में एंटर होती है। ठीक है। ब्लड सबसे पहले ड्रग जो है ब्लड में आ गया, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जैसे लिवर तक चला गया, अब लिवर सेल के अंदर उस ड्रग ने जाना है, तो ड्रग जो है वो ब्लड से निकलेगी, लिवर सेल और ब्लड वेसल के दरमियान में थोड़ी देर के लिए स्टे करेगी। वो जगह है, इंटरस्टिशियम भी उसे कहते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, उधर स्टे करेगी, फिर वहां से सेल के अंदर एंटर होगी। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कितना ड्रग कितनी जगह के ऊपर कितने ऑर्गन के अंदर जा रहा है, किसी ऑर्गन में ज्यादा जा रहा है, किसी ऑर्गन में कम जा रहा है, ये कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज है ब्लड फ्लो। अब कुछ ऑर्गन्स हैं वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, जैसे आपके ब्रेन में, आपके लिवर में और आपकी किडनीज में, और ब्लड फ्लो ज्यादा है, तो इसका मतलब है ब्लड ज्यादा जा रहा है, तो आपकी ड्रग भी उधर ज्यादा जाएगी।
एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू आपके फैट टिश्यूज को कहते हैं। इधर आपका ब्लड का जो कार्डिक आउटपुट है, मतलब आपके ब्लड का जो फ्लो है, यहाँ पे एज कंपेयर टू ब्रेन लिवर और किडनी कम जाता है ब्लड, तो यहाँ पे ड्रग भी कम जाएगी। तो इन और जिधर ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पे ड्रग का भी क्वांटिटी ज्यादा जाएगी, ड्रग भी ज्यादा डिलीवर होगा, और जिधर आपका ब्लड फ्लो कम है वहां पे ड्रग भी कम ही डिलीवर होगा। अब है कैपिलरी परमेबिलिटी। अब ब्लड जो है वो तो कैपिलरीज के अंदर है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर है। अब आपने एक कॉमन कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हर मेडिसिन जो है वो ब्रेन में जो है नहीं असर करती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर से वो आपके सेल्स तक जा रही हैं, आपके ऑर्गन्स के अंदर गई और फिर सेल्स तक जा रही हैं। अब ड्रग ने अगर सेल के अंदर एक्ट करना है तो उसको ब्लड वेसल के अंदर से निकलकर सेल के अंदर एंटर होना है। ब्लड वेसल से निकलने के लिए उसको कोई ना कोई रास्ता चाहिए। आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर जंक्शंस होते हैं, स्लिट्स होती हैं, जगह बनी होती है जहां से आपके जो है आयंस भी निकलते हैं और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स भी निकलती हैं, जहां से ड्रग भी ने भी उधर से ही पास होना है। तो जिन कैपिलरीज के अंदर वो स्लिट्स ज्यादा हैं, जैसे लिवर की जो कैपिलरीज है उनके अंदर स्लिट्स ज्यादा हैं, तो लिवर में बहुत ज्यादा जो है ड्रग जा सकती है। ब्रेन में जो कैपिलरीज है उनमें वो स्लिट्स ना होने के बराबर है, तो हर ड्रग ब्रेन में नहीं जाती। ठीक है, तो जितनी ज्यादा कैपिलरी परमेबिलिटी होगी उतना ज्यादा ड्रग जो है वो ऑर्गन या सेल तक पहुंचेगा, और जितनी कैपिलरी परमेबिलिटी कम होगी उतना ड्रग कम पहुंचेगा। ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी क्या है कि ड्रग की कैपिलरीज के अंदर से पास इन एंड आउट होने की सलाहियत। और वो कैसे होती है? उसके अंदर रास्ते बने होते हैं, स्लिट्स बनी होती हैं, जंक्शंस बने होते हैं, जगह बनी होती हैं। जितनी स्लिट्स ज्यादा होंगी उतनी कैपिलरी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, उतना ड्रग ज्यादा इन एंड आउट हो सकता है, निकल भी सकता है, एंटर भी हो सकता है। जितनी जो है स्लिट्स कम होंगी, जंक्शंस कम होंगे, उतनी कैपिलरी परमेबिलिटी कम होगी, और उतना ही ड्रग जो है वो ऑर्गन में कम जाएगा। और हमारे ब्लड के अंदर हमने जब सेलुलर कंटेंट और नॉन सेलुलर कंटेंट पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 फिजियोलॉजी, तो हमने ये चीज देखी थी कि आपके ब्लड के अंदर नॉन सेलुलर जो पार्ट है उसमें प्रोटीन्स मौजूद होती हैं 7% तक। तो जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं नॉन सेलुलर पार्ट के अंदर, उस अगर आपका ड्रग ब्लड में जब एंटर हो रहा है, ब्लड में जब ब्लड के साथ जब सर्कुलेट कर रहा है, तो सर्कुलेट करते वक्त अगर वो ब्लड में मौजूद प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाए, सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन पाई जाती है। तो ब्लड के अंदर आपका ड्रग था, ड्रग के साथ जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है पूरी बॉडी में, तो ब्लड के अंदर प्रोटीन भी मौजूद है, तो आपका ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड अगर कर जाए, तो ये जो बाइंडेड ड्रग है ये इनएक्टिव हो जाता है। अब ये आप जो है जाके ना टिश्यू के अंदर एंटर होगा ना सेल के अंदर एंटर होगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ना ये मेटाबोलाइज होगा ना ये एलिमिनेट होगा, ये आपकी बॉडी की वेसल्स के अंदर ऐसे ही बाउंडेड हालत में रहता है। फिर ये कैसे वॉश आउट होता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो फिर इसको बाद में ड्रेन करता है, हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी है, लेकिन वक्ती तौर पर वो अनबाइंडेड जो बाइंडेड ड्रग है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया है, वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव। वो उसने आपका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं रखना। फिर एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आपने कितना डोज बॉडी को दिया है, वो डोज किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, किस किस स्पेस में वो गया है, मतलब कि प्रोटीन कंपार्टमेंट में कितना जो है वो डिसॉल्व हुआ है, लिपिड कंपार्टमेंट के अंदर कितना वो डिसॉल्व हुआ है, वाटर कंपार्टमेंट के अंदर कितना वो डिसॉल्व हुआ है, मतलब ड्रग ने अपने आप को बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे आपने बॉडी को जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग दे दिया, फिर उसके बाद आपने ब्लड प्लाज्मा बॉडी से लिया और उसके अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन देखी कि डोज हमने इतना एंटर कराया था और इतने टाइम के बाद बॉडी के अंदर इतना ड्रग पाया जा रहा है, तो जो डिफरेंस आता है वो आपकी बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के अंदर ड्रग डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है।
नेक्स्ट हमारे पास हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ ली, एडीएमई है ना हमारा फार्माकोकाइनेटिक। एब्जॉर्प्शन पढ़ ली, ए पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ ली, डी पढ़ ली। अब है मेटाबॉलिज्म। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो है ड्रग अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर तक पहुंच जाता है और अपना काम कर लेता है, जो भी उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसने अपना काम कर लिया, अपना जो भी पॉजिटिव इफेक्ट उसने दिखाना था, जिसके लिए हमने वो इस्तेमाल किया है, जिसके लिए हमने वो लिया है, खाया है या इंजेक्शन लगवाया है, वो असर हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबॉलिज्म आता है कि ड्रग जो है अब टूट के या बायो ट्रांसफॉर्म होकर बॉडी से बाहर भी निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने ड्रग अपनी बॉडी के अंदर लेके गए हैं तो ड्रग पूरी जिंदगी हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। बॉडी ने उसको अपने अंदर से बाहर निकालना है। तो मोस्टली ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लाइपोफिलिक होते हैं, लिपिड लविंग होते हैं। हमारी बॉडी ने उनको लाइपोफिलिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना होता है। हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने के बाद बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। तो इस हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करने के दो स्टेप्स हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं स्टेप नंबर 1 के बाद ही हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं और बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो स्टेप नंबर 1 के बाद भी जो है वो नहीं इतने हाइड्रोफिलिक होते, तो फिर उनके ऊपर स्टेप नंबर 2 भी होता है, और फिर उनको बॉडी से बाहर जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लाइपोफिलिक ड्रग को, लिपिड लविंग ड्रग को या लिपिड नेचर ड्रग को हाइड्रोफिलिक ड्रग में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, वाटर लविंग ड्रग में या वाटर लविंग या पोलर नेचर में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस प्रोसीजर को कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसीजर को कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। और ये मोस्टली होती है हमारे लिवर में। लिवर इज द मेजर साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। किडनीज में भी होती है, इंटेस्टाइन्स में भी होती है, लेकिन मेजरली ये लिवर में होती है। जैसे आप एक सिंपल कोई भी केमिकल अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हो, आपकी बॉडी ने उसको प्रोसेस करके बाहर निकालना है। आपका लिवर उसको प्रोसेस करता है, आपका लिवर उसको मेटाबोलाइज करता है, आपका लिवर उसे तोड़ता है। तो तोड़ना क्या है, उसको प्रोसेस करना क्या है, उसको लाइपोफिलिक नेचर को हाइड्रोफिलिक नेचर के अंदर जो है कन्वर्ट करना होता है। फिलिक का मतलब होता है लविंग, लाइपो लिपिड फिलिक लविंग, मतलब उसको लिपिड को, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर में, लिपिड को वाटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि एक नॉन पोलर चीज को पोलर चीज में कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करते हैं, हमारा जो ताकि इजीली आपके यूरिन के थ्रू या बाइल के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के फेजेस होते हैं या दो तरह के स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 या फेज 1 रिएक्शन जो है वो है लाइपोफिलिक ड्रग को जब हम पोलर कंपाउंड या हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको उसके ऊपर, उस कंपाउंड के ऊपर या उस ड्रग के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। उस कंपाउंड के ऊपर हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं। अब वो जो ग्रुप हमने ऐड करना है वो ऑलरेडी जो है, जो आपने प्रोसीजर करना है, जो आपने केमिकल रिएक्शन करना है, जो आपके लिवर में केमिकल रिएक्शन होगा, वो कौन कौन सा हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, या रिडक्शन हो सकती है, या हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो फेज 1 रिएक्शन के अंदर किसी भी ड्रग के अंदर, किसी भी ड्रग के ऊपर उसको नॉन पोलर से पोलर बनाने के लिए, या उसको लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए, या तो उस ड्रग की क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, या उस ड्रग की रिडक्शन कर देंगे, या उस ड्रग की हाइड्रोलिसिस कर देंगे। मोस्टली ड्रग्स फेज 1 के रिएक्शन के बाद हो जाते हैं लाइक कि वो बॉडी से बाहर निकल जाएं। लेकिन कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो बॉडी हीट होते हैं, वो नहीं इतने बनते वाटर लविंग या हाइड्रोफिलिक। तो अब क्या करते हैं, फेज 1 होने के बाद उनके ऊपर फेज 2 रिएक्शन होता है। फेज 2 रिएक्शन जो है उसको कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर करें। कॉन्जुगेशन रिएक्शन में ये होता है कि फेज 1 जब हो जाता है तो ड्रग फिर भी इतना पोलर नहीं बनता कि उसको किडनी से या बाइल से रिमूव किया जाए। तो फेज 1 रिएक्शन के बाद कॉन्जुगेट होता है, किसी ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज अटैच करके उसको कंबाइन कर देना किसी और चीज के साथ। तो ऑलरेडी या तो अगर ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है या हाइड्रोलिसिस हुआ है, किस कोई भी चीज हुई है उस ड्रग के साथ, उसके ऊपर की कोई और चीज कॉन्जुगेट कर देंगे। अब कॉन्जुगेट क्या करेंगे, कोई ग्रुप लगा देंगे, कोई एक्सोजीनस एंडोजीनस सबस्ट्रेट लगा देंगे। अब ये सबस्ट्रेट कहाँ से आता है, ये ऑलरेडी आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, कोई अमाइनो एसिड हो सकता है। अब ये जब कॉन्जुगेशन हो जाती है उस ड्रग के साथ, इनकी बाइंडिंग हो जाएगी, तो ये इतना पोलर बन जाता है, इतना वाटर सॉल्युबल बन जाता है कि इजीली अब किडनी उसको बाहर निकाल देगी।
ठीक है, तो फेज वन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस, और फेज टू रिएक्शन को कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, अगर ड्रग ने कॉन्जुगेशन रिएक्शन से ही एक केमिकल को बाहर निकालना है, तो लाजमी है कि पहले फेज वन रिएक्शन होगा, उसके बाद फेज टू रिएक्शन होगा। फेज टू रिएक्शन होने के लिए फेज वन का पहले होना जरूरी है। देन लास्ट में एडीएमई की लास्ट में आता है ई, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। इसमें जो ड्रग आपका हाइड्रोफिलिक हो गया है या पोलर बन गया है, उसको आप यूरिन से, किडनी के थ्रू या बाइल से, फिसिस के थ्रू बाहर निकाल दो। ठीक है, अब इसमें रूट ऑफ एलिमिनेशन अगर हम देखें, किडनी के थ्रू जो है ड्रग बाहर निकल रहा है, आपके नेफ्रॉन इसमें काम करेगी। नेफ्रॉन का ये उन्होंने थोड़ा सा तरीका बताया हुआ है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, देन एक्टिव ट्यूबुलर एक्सक्रीशन होती है या पैसिव ट्यूबुलर रिअब्जॉर्प्शन होती है। ये हमारा यूरिन प्रोडक्शन के स्टेप थे, हमने फिजियोलॉजी के अंदर यूरिन प्रोडक्शन में ये पढ़े थे। लिवर से अगर निकलेगा तो बाइल की सूरत, बाइल से जाएगा उसमें मेटाबोलाइट्स, और फिर फीसिस के अंदर, फीसिस के अंदर ये ड्रग निकलेगा। समटाइम कुछ ड्रग्स होते हैं जो कि जीआईटी के थ्रू भी निकलते हैं, जैसे स्लाइवा के अंदर ड्रग निकल आता है, एक्सक्रीट हो जाता है। और जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है कि मॉर्फिन जो है वो पैसिव डिफ्यूजन से स्टमक से ही बाहर निकल जाती है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि आप एक्सहेल करके सांस लेके बाहर निकालते हो, जैसे कुछ एनेस्थेटिक्स ऐसे हैं, और कुछ गैशियस ड्रग्स ऐसी हैं जो कि आप सांस लेकर एक्सपायर करके जो है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन मींस सांस बाहर निकालोगे, एयर के थ्रू ही आपके माउथ से बाहर जाएंगी। और फिर और भी तरीके हैं, जैसे स्वेटिंग से भी कुछ ड्रग्स निकलती हैं, टीयर से कुछ ड्रग्स निकलती हैं, और स्लाइवली सिक्रेशन से कुछ ड्रग्स निकलती हैं, और ब्रेस्ट मिल्क से भी कुछ ड्रग्स निकलती हैं। ये एडीएम ही हमारी कंप्लीट हो गया। आपको ना इसके अलग अलग, एब्जॉर्प्शन का अलग क्वेश्चन आ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग आ सकता है, मेटाबॉलिज्म का अलग सा आ सकता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ सकते हैं आपसे, एलिमिनेशन का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या फार्माकोकाइनेटिक का ओवरऑल एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो उसमें फिर आपको सारा 5 नंबर के हवाले से थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। फार्माकोडायनेमिक क्या था, कि ड्रग का बॉडी पे क्या असर है। मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हट के जब भी अबनॉर्मेलिटी आती है तो डिजीज स्टेट आती है। डिजीज स्टेट को नॉर्मल स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रग बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। आपने ड्रग को बॉडी के अंदर एंटर करवाया, ड्रग क्या हुई, अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग ने बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बॉडी के उस ऑर्गन तक पहुंच जाएगी जहां पे अबनॉर्मेलिटी है। अबनॉर्मेलिटी वाले ऑर्गन तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि वहां पे रिसेप्टर मौजूद होगा जहां पे ड्रग जाके बाइंड कर जाएगी। जैसे सेल के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है, जिस सेल में अबनॉर्मेलिटी है उस सेल की सरफेस के ऊपर ना एक रिसेप्टर मौजूद होगा। अब ड्रग उस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी, जैसे ये देखें, ये लिगैंड गेटेड रिसेप्टर है। ड्रग बाइंड की है, ये ऊपर रिसेप्टर के साथ और आराम से नीचे अंदर एंटर हो गई है सेल के अंदर। या तो फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हो सकता है। ड्रग बाइंड करेगी और फिर उसके मैकेनिज्म से काम करके बॉडी के अंदर एंटर होगी। या एंजाइम लिंक रिसेप्टर होते हैं कि ड्रग बाइंड ऊपर करती है, लेकिन अंदर एक ऐसा रिएक्शन हो जाता है जो कि अब नॉर्मेलिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर देता है। इटसेल्फ ड्रग बॉडी के अंदर एंटर नहीं होती, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। और एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, मतलब ड्रग इटसेल्फ कंप्लीटली तौर पे बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी। तो ये डिफरेंट तरीके के रिसेप्टर्स हैं, और यहाँ पे ऊपर डायग्राम के अंदर उनका किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो बताया हुआ है। नीचे इन्होंने एग्जांपल्स भी दिए, लिगैंड गेटेड के अंदर निकोटीन रिसेप्टर आते हैं, गाबा रिसेप्टर आते हैं। उसके अलावा जी कपल के भी जो है बताया हुआ है कि इसके 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गैमा। और ड्रग उसके साथ बाइंड करेगी, और जो है कुछ रीजन ऊपर है, कुछ रीजन नीचे है। ड्रग ऊपर वाले रीजन के साथ बाइंड करेगी और देन बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी और अपने इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स दिखा देगी। एंजाइम लिंक क्या है, कि ऊपर रिएक्ट करेगी और अंदर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन करवा देगी, डायरेक्टली अंदर एंटर नहीं हो रही सेल के। और एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ये क्या है, कि ये रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म के अंदर है या न्यूक्लियोलस के अंदर है, तो ड्रग इटसेल्फ अंदर एंटर होगी और आगे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी। तो ये आपकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक हो गई है कंप्लीट।